नमस्कार। आचार्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। तो बहुत सारे बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमने 10th का एग्ज़ाम पास कर लिया है, अब हमको 11th में जाना है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से हम अपने कैरियर को प्लान करें। तो हमने सोचा क्यों ना उनके लिए एक ख़ास वीडियो बनाया जाए, जिससे हम क्या कर सकें कि पूरे ग्रुप को एक साथ एड्रेस करते हुए उनके लिए एक कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम बना दें, जिससे उनको अपना सब्जेक्ट चुनने में आसानी हो जाए, उनको अपना कैरियर ऑप्शन चुनने में आसानी हो जाए और वो सही निर्णय लेते हुए काफ़ी आगे तक बढ़ सकें। क्योंकि यह एक ऐसी उम्र होती है जब आपको निर्णय लेना रहता है और कम ज्ञान होने के कारण आप कुछ गलत निर्णय ले जाते हैं और जिसका आपको पछतावा बहुत लंबे समय तक होता है। जैसे आपको ये डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जो आपके दोस्त ने लिया है तो वो भी आप ले लेते हैं। इसके साथ ये है कि जो आपके स्कूल में अवेलेबल है आप वो ले लेते हैं, या फिर आप ये है कि जो होगा देखा जाएगा वाला अप्रोच रखते हैं कि चलिए करते चलते हैं, बाद में समझ में आता है कि गलत हो गया, कुछ और कर लेते ज़्यादा फ़ायदा होता। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है कि यह सेशन आपके लिए रखा है। ठीक, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हमने एक ये भी सुविधा रखी है कि अगर आपको लगता है कि आपके सवालों का जवाब हम नहीं दे पाए यहाँ पर और आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो बिल्कुल हमारे नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज करके अपना एक स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिससे हम ऑनलाइन किसी ऐप के थ्रू, जैसे जूम ऐप या गूगल मीट के माध्यम से आपसे 1-on-1 काउंसलिंग कर सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं, जिससे आप काफ़ी आगे तक बढ़ सकें। तो इसके लिए भी अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। ठीक, तो बात करते हैं आपके कैरियर ऑप्शंस के लिए। तो बहुत से छात्राओं को यह तय करने में बहुत परेशानी होती है कि 10th के बाद कौन सा कोर्स करें, क्योंकि अब यह है कि विषय सेलेक्ट करना है, चलिए विषय नहीं भी सेलेक्ट करना है, लेकिन भविष्य की नींव तो रखनी है ना कि आगे कैसे बढ़ना है। और जब तक हमारे मन में यही नहीं क्लियर रहेगा कि हमको करना क्या है, हम आगे बढ़ेंगे कैसे। बिना मंजिल के हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, हम वहीं घूमते रह जाते हैं, या फिर जल्दबाजी करके कोई ऐसा कोर्स चुन लेते हैं जो हमको समझ में नहीं आता, फिर बाद में हम रुचि नहीं लेते और हमारी पढ़ाई छूट जाती है। तो इसी को हमने ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करें। ठीक, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे एक साइंस का ऑप्शन खुलता है, एक आर्ट्स का ऑप्शन खुलता है और एक कॉमर्स का ऑप्शन खुलता है। ठीक, तो बस ये है कि आपको इनमें से कौन सा विषय चुनना है, कौन सा आपके लिए सही है, तो आप इस वीडियो में इसके बारे में बिल्कुल जान जाएंगे। तो पहले बात करते हैं हम आर्ट्स के बारे में। ठीक, तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है, बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि आर्ट्स वो बच्चे लेते हैं जो कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में, जिनको समझ में नहीं आती है पढ़ाई, या फिर आर्ट्स में कोई भी स्कोप नहीं है। तो ये बिल्कुल ही गलत आपके मन में पिक्चर बनी हुई है, इसे आपको बिल्कुल भूल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्ट्स जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आयाम खोल देता है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिसमें हम आर्ट्स के ही सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, जैसे आप मान लीजिए आपको LLB करना है, उसमें भी आर्ट्स के सब्जेक्ट लगते हैं, आपको जज बनना है उसमें भी आर्ट्स सब्जेक्ट लगते हैं, प्रोफेसर बनने के लिए, प्रशासनिक सेवा के लिए भी आर्ट्स के सब्जेक्ट ही आते हैं। तो अब मान लीजिए अगर आपको प्रशासनिक सेवा की तैयारी ही करनी है, तो क्यों आप साइंस लेके अपना समय बर्बाद करेंगे, या फिर आप कॉमर्स लेके अपना समय बर्बाद करेंगे। जब आपको प्रशासनिक सेवा ही बनना है तो अभी से शुरुआत कीजिए ना उसकी, अभी से उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपका बैचलर डिग्री भी हो जाएगा, साथ साथ आपकी तैयारी भी हो जाएगी, और जब आपका लक्ष्य पहले से ही क्लियर रहेगा तो आप इधर उधर भटकेंगे भी नहीं। तो आर्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो आर्ट जो है अपने आप में बहुत सारे सब्जेक्ट को समेटे हुए है, जिसमें आप क्या बन सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए आर्ट्स है। ठीक, वकील बनने के लिए जो आपका आपका करना होता है वो आपको BA LLB। तो आप क्या करेंगे, आर्ट्स लेंगे, 11वीं कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 12वीं के बाद आप BA LLB का कोर्स लेंगे, जो 5 साल का कोर्स होता है, और इस कोर्स के कंप्लीट होते ही आप वकालत करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वकालत नहीं करनी है, आपको जज बनना है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, BA LLB कंप्लीट होते ही आप सिविल जज का एग्ज़ाम देंगे। MP का सिविल जज का एग्ज़ाम होता है, उसको आप सिविल जज का एग्ज़ाम देंगे, और उस एग्ज़ाम को क्रैक करके आप क्या कर सकते हैं, अब जज बन सकते हैं, सिविल जज बन सकते हैं। अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे BA कर लीजिए, जैसे आपको भूगोल का प्रोफेसर बनना है तो आपने क्या किया, आर्ट्स लिया, BA किया भूगोल से, उसके बाद MA किया, फिर आपने नेट निकाला, और नेट निकाल के आप किसी भी सरकारी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। तो प्रोफेसर बनने के लिए आर्ट सब्जेक्ट होना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ सबसे इज्जतदार, रिस्पेक्टफुल जो आपका पद होता है वो प्रशासनिक सेवा होता है। अब प्रशासनिक सेवा में ये होता है कि आपको
पूरे स्टेट लेवल पे या पूरे इंडिया लेवल पे आपको फाइट करना पड़ता है और आपको एग्ज़ाम निकाल के तैयारी करनी पड़ती है। तो प्रशासनिक सेवा के सब्जेक्ट ही होते हैं भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक शास्त्र। तो जब आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप साइंस लेके क्यों तैयारी करेंगे, आप यहीं से तैयारी शुरू कीजिए और प्रशासनिक सेवा निकालने का जाने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो आर्ट्स के सब्जेक्ट जो है सो समाज से जुड़े हुए होते हैं, आपके आसपास से जुड़े हुए होते हैं। तो एक एक करके सब्जेक्ट्स देखना शुरू करते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स में। तो आर्ट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं इतिहास। इसमें हम पढ़ते हैं अपना प्राचीन इतिहास, प्राचीन मध्यकालीन इतिहास, इसमें हम मुगल के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ पढ़ते हैं आपका आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें हम 1947 तक का इतिहास पढ़ते हैं जिसमें अंग्रेज यहाँ पास थे। इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं विश्व का इतिहास, जब भारत में जो कुछ हो रहा था उस टाइम में पे विश्व कहाँ पास था, विश्व में क्या चल रहा था उसके बारे में भी समझते हैं। तो हिस्ट्री जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बिल्कुल आपको इसको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला है आपका इंग्लिश। तो ये बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, इसको तो हर जगह होना ज़रूरी ही है क्योंकि आपको एक भाषा चाहिए सीखने के लिए, बोलने के लिए, तो उसमें इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है। अगला आपका इकोनॉमिक्स, ये है आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, कृषि क्या होती है, कृषि में किस प्रकार से आपका खरीद और बिक्री होती है, किसान जो फसल उगाता है वो किस प्रकार से बेचता है, बेरोजगारी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, भारत सरकार क्या कर रही है, टैक्स सिस्टम क्या होता है, टैक्स किस प्रकार से ले रही है, जीएसटी क्या है, उसको किस प्रकार से उसको लगाया गया है, ये सब चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स में देखने के लिए मिलता है। तो जो भी आपके आसपास चल रहा है वो आपको क्वेश्चन का जवाब यहीं मिलता है। अगला आपको संस्कृत, आप चाहे तो लैंग्वेज में आप संस्कृत भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी भाषा है, बहुत ही सरल भाषा है और इसे मातृभाषा भी कहा जाता है क्योंकि सभी भाषाओं की माँ भी है। तो इससे भी आप बिल्कुल ले सकते हैं पढ़ने के लिए, संस्कृत भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें फिर आता है आपका समाजशास्त्र, जिसको बोलते हैं सोशियोलॉजी। तो इस सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं, मतलब आपका रिश्तों के बारे में पढ़ते हैं, समाज किस प्रकार से है, समाज में रूढ़िवादिता क्या होती है, किस प्रकार समाज में आधुनिकीकरण हो रहा है, इन सब के बारे में समझते हैं। अगला आपका भूगोल, ज्योग्राफी, जैसे आपके आसपास की भौगोलिक संरचना आपको देखने मिलती है कि कहीं मैदानी इलाका है, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं पास समंदर है, कहीं पास नदी है, तो ये सब क्यों आया, कैसे आया, किस प्रकार से बना, और किस प्रकार से जो भूगोल होता है वो आपकी अर्थव्यवस्था और आपके रहन सहन पे वो डालता है अपना, तो किस प्रकार प्रभावित करता है उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो आप वहाँ पास गर्मी ज़्यादा होगी तो आपको उस प्रकार से रहना पड़ेगा, उस प्रकार से खाना खाना पड़ेगा। वही अगर आप कश्मीर चले जाएँ तो वहाँ पर आपको ठंड ज़्यादा मिलेगी, बर्फ़ मिलेगी। तो ये सब आपको समझने के लिए भूगोल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगला आपका साइकोलॉजी, तो मनुष्य के दिमाग के अंदर और उसके व्यवहार के बारे में समझने के लिए आपको साइकोलॉजी यहाँ पास मिल जाता है। अगला है आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपको भारत सरकार, मतलब सरकार किस प्रकार से बनती है, सरकार क्या होती है, संसद क्या होती है, किसके पास कितने अधिकार है, इन सब के बारे में हम पॉलिटिकल साइंस में ही समझते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिलॉसफी में आपको इंसान के बारे में जानने मिलता है कि किस प्रकार से इंसान सोचता है, कैसे वो स्ट्रेस फ्री होता है, कैसे वो स्ट्रेस लेता है, क्या उसकी थिंकिंग होती है, इन सब के बारे में फिलॉसफी में पढ़ते हैं। तो और भी सब्जेक्ट है, ये मेन सब्जेक्ट थे आर्ट्स के। तो ये अगर सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि आपको सिविल सर्वेंट में जाना है, आपको वकील बनना है, जो भी करना है, अगर आपको इन सब्जेक्ट में अगर बिल्कुल भी इंटरेस्ट आ रहा है, आपको लगता है ये सीखना चाहिए, तो आप बिल्कुल आर्ट सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, आपको ये सोचना चाहिए कि क्या आप इसमें खुश हैं कि नहीं। अगर आपकी खुशी है तो आप बिल्कुल आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर बन पाएंगे। ठीक, तो अब ये आपका है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इन सब के बारे में। अब आते हैं हम कॉमर्स के बारे में। ठीक, तो वहाँ पर जो था आपका बहुत सिंपल सब्जेक्ट आ रहे थे जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहे थे। कॉमर्स में जब आते हैं हम यहाँ पर देखने मिलता है कि आपके सब्जेक्ट थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं। टेक्निकल इन द सेंस कि ज़्यादातर ये बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, मैनेजमेंट से संबंधित होते हैं। जैसे कि कॉमर्स के सब्जेक्ट जो है आर्ट सब्जेक्ट मुकाबले थोड़े से ज़्यादा दर्ज किए, मतलब इसमें जो होते हैं थोड़े अलग होते हैं। जैसे आपको बैंकिंग सिस्टम समझने के लिए या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए भी काम आते हैं। ठीक, अब इसके बारे में आपको समझते हैं। पहले एक बार क्या करते हैं कि हम इसमें सब्जेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके कैरियर ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक, तो इसमें जो सब्जेक्ट है एक आपका अकाउंटेंसी, जिसमें हिसाब किताब के बारे में देखा जाता है कि किस प्रकार से हिसाब किताब होता है और बुक कैसे मेंटेन की जाती है। अगला आपका इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका मेनली इसमें जो फोकस होता है, पिछले वाले में फोकस हमने देखा था कि इशूज़ पे देखा था कि खेती किसानी और आपका बेरोजगारी, इन सब के बारे में। लेकिन यहाँ जो मेन फोकस होता है इकोनॉमिक्स का वो होता है आपका टैक्स स्ट्रक्चर पे होता है कि जो आपका टैक्स होता है वो किस प्रकार से लगाया जाता है और इसका किस प्रकार से प्रभावित होता है, इन सब के बारे में, जीएसटी के बारे में, जीडीपी के बारे में यहाँ पर ये कंसेप्ट समझे जाते हैं।
अगला आपका बिजनेस स्टडीज़, यहाँ पर आपको समझ आता है कि बिजनेस में क्या क्या ज़रूरत होती है, किस प्रकार से उसको चलाया जाता है, कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, इन सब के बारे में समझना होता है। इसमें गणित भी बहुत होती है क्योंकि आपको मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप बिजनेस संबंधी कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें मैथ्स अपने आप आ जाती है तो यहाँ पास मैथमेटिक्स भी होती है। फिर आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश जो आपका नॉर्मल इंग्लिश होता है उसमें आपको यहाँ पास पढ़ने के लिए मिलेगा। अब आते हैं कॉमर्स के कैरियर ऑप्शंस के बारे में। तो कॉमर्स के जो कैरियर ऑप्शंस है वो एक है बैंकिंग। तो बैंकिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आपने कॉमर्स लेके 12th पास किया, उसके बाद आप बीकॉम कर लीजिए, ठीक। बीकॉम एमकॉम के लिए आपके पास ऑप्शन है। उसके साथ साथ आपको बैंक के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जैसे आईबीपीएस है, आपका आरआरबी है, एसबीआई है, आरबीआई है। तो ये सभी क्या है, बैंक से आप अपने अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। आप इन एग्ज़ाम्स को निकाल के आप वहाँ बैंकों में पीओ और क्लर्क की पोस्ट में पहुँच सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में पहुँच सकते हैं, ठीक। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट मार्केट में जा सकते हैं, जहाँ पास आप निवेश से संबंधित कार्य कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक ऑप्शन खुल जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बीमा बोलते हैं हम इसको, कि आजकल इंश्योरेंस हर चीज़ का हो रहा है। कार का इंश्योरेंस हो रहा है, बाइक का इंश्योरेंस हो रहा है, आदमी का भी इंश्योरेंस हो रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है, लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है। यहाँ पास ये भी आप संबंधित, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। फिर आपका आता है कैपिटल मार्केट, जिसको हम शेयर मार्केट ही बोलते हैं। तो यहाँ भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं यहाँ से। फिर आता है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, जिसमें आप टैक्स संबंधित सलाह देते हैं। फिर आता है आपका कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो आईसीएसआई कराती है। आईसीएसआई एक संस्था है जो कंपनी सेक्रेटरी काम करता है। ये एक 3 चरण की परीक्षा है और इसके माध्यम से क्या करते हैं, 3 चरण की परीक्षा में कि आप सीएस निकालते हैं और उसके बाद आपको जॉब मिलती है, ठीक। आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। फिर आता है आपका कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इनके बारे में आपको पढ़ना होता है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो छुटी हुई है यहाँ पास ये है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, ठीक। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है कि पूरा ही आपका लेखा जोखा मेंटेन करता है। वो टैक्स से लेके टैक्स भरने में भी आपकी मदद करता है और आपके टैक्स बचाने में मदद करता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्ज़ाम आईसीआई लेती है। आईसीआई के माध्यम से ही आप क्या करते हैं कि आप 3 लेवल पे एग्ज़ाम निकालते हैं और 3 लेवल पे एग्ज़ाम निकालने के बाद आपको फिर वहाँ से डिग्री प्राप्त होती है और इस डिग्री के माध्यम से आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो ये कॉमर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम साइंस में। साइंस में आप देखेंगे कि आपके 2 इसमें होते हैं, एक मेडिकल होता है, एक नॉन मेडिकल होता है। नॉन मेडिकल में आप इंजीनियर बन सकते हैं, जिसमें आपको बी या बीटेक करना होता है, बाद में एमई या एमटेक कर सकते हैं। और मेडिकल में आपको एमबीबीएस या डॉक्टर करने के लिए मिलता है, ठीक। इससे आप साइंटिस्ट भी जरूर बन सकते हैं। तो इसमें समझते हैं क्या है कि 2 में बांटा जाता है। जो आपका मेडिकल है उसमें होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और जो नॉन मेडिकल होता है उसमें होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल साइंस चुनना पड़ेगा। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको नॉन मेडिकल साइंस चुनना पड़ेगा, ठीक। तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो पहले हम बात करते हैं आपकी इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड की, जिसमें आप क्या करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेंगे, ठीक। पीसीबी लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेंगे इंजीनियरिंग के लिए। इसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा आईआईटी का। तो आईआईटी के 2 चरण में एग्ज़ाम होता है, एक होता है मेंस, एक होता है एडवांस। आईआईटी मेंस के माध्यम से आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको आईआईटी से चाहिए तो आपको जेई एडवांस निकालना पड़ेगा। और जेई एडवांस के बाद आपको आईआईटी में पढ़ने का मौका मिलेगा, जहाँ पास आपको 4 साल पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे ट्रेड आपको चुनने के लिए मिलेंगे। उसके माध्यम से आप इंजीनियर बन के बैचलर कर सकते हैं, वहाँ से जॉब कर सकते हैं। अगर आपको और आगे पढ़ना है तो आप एमटेक कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर रिसर्च करने के लिए भी, साइंटिस्ट बनने के लिए भी आप पीएचडी करके वहाँ से साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। तो ये पूरा किससे जुड़ा हुआ है, आपका नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का था ये, ठीक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आपके पदार्थ, गति और ऊर्जा इत्यादि जैसे जो टॉपिक है ये आपके फिजिक्स में पढ़ने के लिए मिलते हैं। केमिस्ट्री में आपको रासायनिक के बारे में पढ़ने मिलता है कि पानी, केमिकल, गैस, ये सब पदार्थ क्या होते हैं उसके बारे में। और मैथमेटिक्स में आपको पढ़ने मिलता है कि यहाँ पास जो आपका कि मैथ्स के क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, उसको किस प्रकार से चीज़ों को समझने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। अगला आते हैं हम बात करते हैं मेडिकल बैकग्राउंड की। तो मेडिकल बैकग्राउंड के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके माध्यम से आपको रैंक होती है। उस रैंक के माध्यम से आपको कॉलेज अलॉट होता है। जब एक बार कॉलेज मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, एमबीबीएस के लिए एनरोल होते हैं और आपको एमबीबीएस करना पड़ता है। एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद आप उसमें मास्टर्स में जा सकते हैं, जिसमें एमडी या एमएस करने मिलेगा। और जैसे आपका एमडी या एमएस कंप्लीट होगा तो आप क्या करेंगे, स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। जैसे आपका जनरल मेडिसिन होता है, सर्जन होता है, बाकी और भी इसमें ब्रांचेस होती है, एनेस्थीसिया होता है। तो इन ब्रांचेस में आप क्या कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं और स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, जिसके हिसाब से आपको काम करने के लिए मिलेगा। इसमें वही फिजिक्स भी आपको मिलेगा, केमिस्ट्री भी आपको मिलेगा और साथ में एक नया सब्जेक्ट जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं बायो। इसमें मैथ्स नहीं होता, मैथ्स के ऊपर बायो होता है, ठीक। जिसमें जो आपने अभी समझा उसके बारे में मिलेगा,
ठीक। तो ये हैं आपके सब्जेक्ट्स, ठीक। तो दोनों के मेडिकल साइंस और नॉन मेडिकल साइंस के बारे में तो काफ़ी क्रिएटिव है, लेकिन थोड़ा टफ है, तो इसको सोच समझ के लिए डिसीजन ले अपना। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड है बहुत अच्छा है। और एमबीबीएस के अलावा आप इसमें बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर के लिए काम कर सकते हैं, नर्स के लिए कर सकते हैं, कंपाउंडर के लिए कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है स्कोप बहुत कम है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप चाहें तो बिल्कुल इसमें ध्यान लगा के मेहनत कर सकते हैं। अब आते हैं आपका 10th के बाद डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में। तो जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं इनमें आप बात कर सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग की, कंप्यूटर हार्डवेयर की, ऑटोमोबाइल की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ये सभी सब्जेक्ट पर आप डिप्लोमा कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होते हैं कि आपको जैसे जॉब जल्दी करना है आपको डिग्री के लिए, तो आप क्या करिए, पहले डिप्लोमा कर लीजिए पॉलिटेक्निक्स के माध्यम से, और उसके बाद फिर आप क्या कर लीजिए, उसमें जॉब में चली जाइए। तो ये जॉब होती है मेनली लेबर कैटेगरी की जॉब होती हैं, लेकिन ये है कि जॉब काफ़ी अच्छी होती है, इसके लिए आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, ठीक। तो डिप्लोमा के माध्यम से आपको जॉब मिलने में आसानी होती है। तो इसी को हम बोलते हैं 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक, ठीक। तो अगर आप स्कूल नहीं जाना चाहते, डायरेक्ट कॉलेज करना चाहते हैं, तो पॉलिटेक्निक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये आपको डिप्लोमा करवाता है, जैसे फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सब में क्या कराता है, आपको डिप्लोमा करवाता है। और इस डिप्लोमा के माध्यम से आप जॉब भी ले सकते हैं। इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका रहता है, जैसे मोदी जी ने भी बोला था कि हमें सिर्फ आईआईटी नहीं चाहिए बल्कि आईटीआई भी चाहिए। तो यहाँ पास क्या, अगर आप पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जुड़ सकते हैं। और यहाँ पास आपको बहुत सारे अलग अलग ट्रेड मिलेंगे। कैसे कैसे ट्रेड मिलेंगे आपको, यहाँ पास इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड मिलेगा, मैकेनिकल का मिलेगा, सिविल का मिलेगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, वेल्डर बन सकते हैं, फिटर बन सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि जॉब बहुत छोटी है, इन जॉब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग जॉब होती हैं वो आपको सुपरविजन में काम देती हैं। वो आपको बताती है कि वो उनका काम ये रहता है कि बताना कि ऐसा करना है, लेकिन जो असली में काम करते हैं जैसे वेल्डिंग करना, तो वेल्डिंग जो काम करता है वो क्या होगा, एक IIT से निकला हुआ बंदा रहेगा। और शुरुआत में जॉब पे भले ही पे कम रहती है, मान लीजिए 10,000 मैक्सिमम पे रहती है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है। और अगर आपने कोल इंडिया या एनटीपीसी जैसी बड़ी कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया है, तो फिर हो सकता है कि आपकी और ज़्यादा सैलरी होती जाए, ठीक। तो इसमें ये नहीं है कि आपको जॉब छोटी नहीं समझनी है, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छी जॉब है और ये जो वर्कमैन कैटेगरी की जॉब कहलाती है, ठीक। तो इसमें आप बिल्कुल भी जुड़ सकते हैं, ठीक। तो ये था आपका ITI के बारे में। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी कैरियर ऑप्शंस को जोड़ने का कोशिश किया, कि आपके सभी कैरियर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करने की कोशिश की। हमने यहाँ पास बात की आपके आर्ट्स के बारे में, कॉमर्स के बारे में, साइंस के बारे में, पॉलिटेक्निक के बारे में और ITI के बारे में। तो अगर आपको लगता है कि फिर भी कि कोई बात आपको समझ में नहीं आई या आपको कोई अलग से डाउट है, तो आप बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है या 1-on-1 गाइडेंस की ज़रूरत है, कि हम आप वीडियो कॉल के माध्यम से गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और स्लॉट बुक करके हमसे लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल आपके लिए हाजिर हैं, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि हम अच्छे वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये नॉलेज पहुँच सके और हम आप जैसे और भी लोगों की मदद कर सकें। धन्यवाद।